नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए गृह निर्माण कर उज्जवल भविष्य और आत्मविश्वास पैदा करना है। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की गई। 80 नई विशेष रेलगाड़ियां आज से शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की सभी लाइन आज से चालू। एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड 81,500 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। और टेनिस में विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स का फाइनल आज। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और डोमिनिक थिएम पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में चंद्रिका जोशी के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेश पट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है। मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही, देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। ये कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। इन सभी आवासों का निर्माण कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बीच किया गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धार, सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपको पक्का अपना घर मिला है। आज आपकी खुशी बहुत स्वाभाविक है। बहुत आनंद है हमको सर। हमको विश्वास था कि हमको अवश्य मिलेगा। जैसा सबको मिल रहा है सर, वैसा हमको भी मिला। ये नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है सबको, कैसा माहौल है? आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है। आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। इस बातचीत का प्रसारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,548 गांवों में किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे सुनने के लिए पंजीकरण कराया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके।
इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया। इनमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन के बजाय 35 से 40 दिन में ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए जीवन की शुरुआत है। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल चुका है। एक घर का सपना गरीब के लिए साकार किया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के नाचो से लापता हुए 5 लोगों को भारतीय सेना को आज सौंप दिया। इन लोगों के लापता होने की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना ने PLA से हॉटलाइन पर संपर्क कर उनका पता लगाने और वापस करने को कहा था। 8 सितंबर को हॉटलाइन पर यह बताया गया कि वे लापता लोग मिल गए हैं। भारतीय सेना ने आज सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कितिबू में इन 5 लोगों को वापस लिया। इन सबको कोविड-19 सावधानी के तहत 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच कल रक्षा और विदेश संबंधी अधिकारी स्तर की ऑनलाइन बैठक हुई। दोनों देशों ने बैठक में रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंधों की समीक्षा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास के आधार पर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर विचार किया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष ने किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने उड़ान के दौरान फोटोग्राफी करने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश में DGCA ने कहा है कि फोटोग्राफी नियमों का उल्लंघन मिलने वाले मार्ग पर निर्धारित उड़ान 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलने के दूसरे दिन स्थगन की कार्रवाई शुरू की जाएगी और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक एयरलाइन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती। हवाई जहाज नियम 1937 हवाई अड्डों और उड़ान के दौरान किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से पहले अनुमति लेने के संबंध में प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लेख करता है। ये नियम हवाई जहाज के नीचे उतरने और उड़ान भरने के दौरान तथा रक्षा हवाई अड्डे पर खड़े विमान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी निषेध करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 80 नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू हो रही हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। एक रिपोर्ट।
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन 80 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया गया है। इन रेलगाड़ियों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। ये रेलगाड़ियां पहले से चलाई जा रही 30 स्पेशल राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़कर अब 310 हो गई है। रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों से मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं आज से सभी लाइनों पर उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के ट्वीट के अनुसार अब सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध है। निगम ने यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगभग 5 महीने तक बंद रहने के बाद इस महीने की 7 तारीख से दिल्ली मेट्रो की सेवा आंशिक रूप से शुरू की गई थी। कोलकाता मेट्रो रेल प्राधिकरण ने कोविड महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों के अनुपालन के साथ 14 सितंबर से अपनी नियमित सेवाओं के परिचालन का फैसला किया है। अंडमान निकोबार में अंतरद्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। कार निकोबार और मायाबंदर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं सप्ताह में 4 दिन, जबकि निकोबार तथा उत्तरी और मध्य अंडमान जिले के लिए सप्ताह में 2 बार उपलब्ध रहेंगी। निकोबार जाने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उत्तरी और मध्य अंडमान की यात्रा के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए गृह निर्माण कर उज्जवल भविष्य और आत्मविश्वास पैदा करना है। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की गई। 80 नई विशेष रेलगाड़ियां आज से शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की सभी लाइन आज से चालू। एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड 81,500 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। और टेनिस में विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और डोमिनिक थिएम पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में 81,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। देश में अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 77.77% है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देश में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.8 गुना हो गई है। पिछले एक महीने में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगभग 100% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है और यह बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% से भी अधिक दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के कारण दर्ज की गई मृत्यु दर भी वैश्विक औसत की तुलना में अतिशय कम, लगभग 1.66% रही। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1200 मौतों के साथ अभी तक मरने वालों की कुल संख्या 77,472 पहुंच गई है। इसी समय काल में कुल सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 9,58,000 पहुंच गई है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में 10,91,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,51,89,226 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत में इस वर्ष जनवरी में केवल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्थान में ही कोरोना जांच की जा रही थी, जबकि अब 1,705 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 1,049 सरकारी और 656 निजी प्रयोगशालाएं हैं। 2 महीनों में टेस्ट की दर में 3.2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस सप्ताह 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई।
कोविड-19 के नमूनों की जांच में तेजी के बावजूद अब ये भी संक्रमण की दर 8.5% से कम है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में ये दर 5% से भी कम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 1/4 से भी कम रह गई है। फिलहाल करीब 10.5 लाख कोविड मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि स्वस्थ हुए लोगों और वर्तमान रोगियों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। 36 लाख से अधिक कोविड रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। बिहार में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.72% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 2187 रोगी स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 318 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के सबसे अधिक 73 नए मामले सोलन जिले से मिले हैं। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 318 नए मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में सर्वाधिक 73 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 8,784 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में 2,874 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। राज्य में अब तक 5,824 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस से अभी तक 69 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,344 नए मामले दर्ज किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ठीक होने वालों की दर में सुधार हुआ है और ये 82.43% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 31,45,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। संक्रमण के 1,344 नए मामलों में से सबसे अधिक 275 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,971 हो गई है, जबकि 91,470 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में 16,318 सक्रिय मामले हैं। इस बीच पश्चिम रेलवे द्वारा कल नीट की परीक्षा को देखते हुए सोमनाथ, वेरावल और अहमदाबाद के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह अहमदाबाद मेट्रो ने भी अपनी सेवाएं कल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जारी रखने का फैसला किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में मुंबई में पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के प्रतिदिन 2,000 मामले आने के बाद वहां बृहन्मुंबई नगर पालिका ने मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आईसीयू की एक और यूनिट क्रियाशील की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस केंद्र को कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध रखा गया है। बृहन्मुंबई महानगर निगम ने गोरेगांव के नेस्को सेंटर परिसर में 224 बिस्तर वाला आईसीयू एचडीयू कोविड अस्पताल बनाया है। इस केंद्र में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तथा बिस्तर के साथ मल्टी पैरा मॉनिटर जैसी सुविधाएं मुहैया की गई है। साथ ही यहाँ के सभी बिस्तर सेंट्रल सर्वेलेंस सिस्टम से जुड़े हैं। इस बीच पुणे और अहमदनगर जिलों में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद जिले के 341 गाँव में से 206 गांव कोविड-19 की चपेट से मुक्त हो गए हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कल कोविड-19 से 4,061 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। किसी एक दिन में स्वस्थ हुए लोगों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। राज्य में अभी तक 1,12,062 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 3,996 नए मरीजों का पता चला, जिससे राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,43,117 पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और होम आइसोलेशन में कोविड रोगी की देखभाल कर रहे चिकित्सकों को रोगी की स्थिति और उसका पृथकवास समाप्त होने के बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी देने का निर्देश दिया है। राज्य में इस महामारी से 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 58,643 लोग संक्रमित हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय 31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 27,123 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीव्रता में कमी आने के बाद अंतर्राज्यीय बस सेवा के परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
कल शाम कांचीपुरम में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आ रही है। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की थोड़ी कमी दिखाई पड़ी है। यहां अब लगभग 48,000 मामले हैं। कुल संक्रमित मामलों की संख्या 4,91,000 से अधिक है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,35,000 से अधिक है। चेन्नई में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है और अच्छी खासी संख्या में लोग इसमें सफर कर रहे हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,278 मामले सामने आए हैं। इन सभी को मिलाकर राज्य में इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 1,54,880 हो गई है। राज्य में कल 62,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 20 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 4,266 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 2,09,000 से अधिक हो गई है। कोरोना से संक्रमित 1,78,000 से अधिक लोग अभी तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में मृतकों की कुल संख्या 4,687 हो गई। फिलहाल दिल्ली में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 26,907 है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने वाले यात्रियों के लिए देश में अपनी तरह की पहली कोविड जांच सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसे शुरू किया है। गुजरात सरकार ने ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिटों को आदेश दिया है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति को वरीयता दें। कल जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिटें केवल 50% ऑक्सीजन की आपूर्ति औद्योगिक इस्तेमाल के लिए कर सकेंगी। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने-माने चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर पर रहने और हाथों की सफाई बनाए रखने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स में लैब मेडिसिन विभाग की डॉक्टर पूर्वा माथुर ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। Coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पर अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। सरकार ने वायरल हो रहे उस ट्वीट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत चीन तनाव की खबरों के बीच पिछले 45 वर्षों में पहली बार 80,000 से ज्यादा सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन किया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि ये खबर झूठी है। भारतीय सेना के जनसंपर्क अपर महानिदेशक के हवाले से पीआईबी ने कहा है कि भारत चीन तनाव के बीच सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय किया गया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी। हमारे संवाददाता ने कुछ वरिष्ठ पेंशनभोगियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समय विस्तार के सरकार के इस फैसले पर बातचीत की। सरकार के इस फैसले से हम बुजुर्गों को बहुत मदद मिलेगी। कोरोना काल में मोदी जी का धन्यवाद। इस फैसले से ये है ना कि देखो, आगे तो 1 महीने का ही टाइम होता था। कई बार हम नवंबर में ही जाते थे तो वहीं 1 महीने में ही जाना होता था। अब 3 महीने का अगर टाइम दे दिए तो खुला टाइम हो गया ना। कोरोना के चक्कर में कभी नहीं जा सकते। और वैसे भी मेरी उम्र भी बड़ी है, मैं इस वक्त 86 रनिंग हूँ। छोटी उम्र तो नहीं है ना, तो ये हमें फायदा ही हुआ उसका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिजनों सहित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को मिलेगा। इसके दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। योजना के तहत स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार के पैनल में शामिल देशभर के अस्पतालों में नकदी रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए पंजीकरण 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का मुकाबला जापान की नाओमी ओसाका से होगा। सेमीफाइनल में अजारेंका ने अमरीका की सेरेना विलियम्स को हराया था। इसके साथ ही सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। दूसरे सेमीफाइनल में नाओमी ओसाका ने अमरीका की जेनिफर ब्रेडी को शिकस्त दी। इस बीच जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक टीएम पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। टीएम का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में स्पेन के पाब्लो करेनो बुस्टा को और टीएम ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया था। ज्वेरेव पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर आंधी और वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से कनकलता। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के हमारे कार्यक्रम में आज हम स्कारफॉल ऑनलाइन बैटल एरिना वीडियो गेम के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ये एक एक्शन शूटिंग गेम है जिसमें हर खिलाड़ी को युद्ध क्षेत्र को अपने प्रतिद्वंदियों को मारकर स्वयं जीवित रहने की जरूरत होती है। स्कारफॉल खेल 2 खिलाड़ियों के बीच ऑनलाइन या ऑफलाइन खेला जाता है। ये खेल की श्रेणी के ऐप में भारत में बना ये एक प्रमुख ऐप है। शूटिंग गेम श्रेणी में 3 खेलों में से ये ऐप उत्कृष्ट है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के चौथे दिन ही परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई मेंस परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसमें सफल उम्मीदवार जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जेईई मेंस में 24 उम्मीदवारों ने 100% परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में कुल क्षमता का 95.65% जल भंडारण हो चुका है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बांध में अब भी पड़ोसी मध्य प्रदेश राज्य से 56,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए गृह निर्माण कर उज्जवल भविष्य और आत्मविश्वास पैदा करना है। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की गई। 80 नई विशेष रेलगाड़ियां आज से शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की सभी लाइन आज से चालू। एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड 81,500 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।